सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आप लोग का दोस्त अभिषेक और आपके लिए लेकर आया हूं फिर से एक और नई अनोखी वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है और इसे टैली प्राइम पर कैसे करते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, आपको पूरा क्लैरिफिकेशन मिलेगा कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का काम हम लोग कैसे करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए मैं आपको समझाता हूं कि क्या होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। दोस्तों, पहले तो मैं बात करता हूं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के पॉइंट की। अगर आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मेंटेन करना है तो आपको पहले ये देखना होगा कि आपकी कंपनी में कितने बैंक्स हैं। सपोज करिए आपकी कंपनी में 2 बैंक्स हैं, एक SBI और दूसरा PNB। तो आपको अपने बैंक की उस स्टेटमेंट को उठाकर लाना होगा, यानी बैंक से PDF फॉर्मेट में या पासबुक फॉर्मेट में आप उसे लेकर आइए, तभी आप अपनी बैंक को रिकंसाइल कर पाएंगे। अब दोस्तों, जब भी हम लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं तो ट्रांजैक्शन 2 तरीक़ों से रिकॉर्ड होती है बैंक की। एक होती है बैंक के अंदर जो कि पासबुक के अंदर चढ़ती है, और दूसरी होती है अकाउंटेंट के पास जो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर चढ़ती है। और वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कोई भी हो सकता है, जैसे टैली, ERP का सॉफ्टवेयर, या आपका मार्ग ERP, या आपका जोहो बुक, या आपका बिजी सॉफ्टवेयर। कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसमें ये बैंक के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। दोस्तों, अब अगर ये ट्रांजैक्शन 2 अलग अलग जगहों पर रिकॉर्ड हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर तो ज़रूर आएगी, और उन एरर का पता लगाना ही बैंक रिकंसिलिएशन होता है। अब दोस्तों, एरर कौन सी आएंगी ये थोड़ी सी आप लोगों को बात समझनी पड़ेगी। दोस्तों, अगर बैंक की तरफ से बात करें तो बैंक कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो कर देता है तो हमें पता नहीं चलती। जैसे बैंक ने कोई चार्ज लगा दिया या बैंक ने कोई इंटरेस्ट लगा दिया, तो वो ट्रांजैक्शंस का पता हमें नहीं चलता है। तो जब हम लोग बैंक की स्टेटमेंट लेकर आते हैं तब हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। अगर बात करें बैंक की तरफ से तो ये हो सकता है। एक और फॉल्ट बैंक की तरफ से हो सकता है, वो क्या कि कोई ट्रांजैक्शन ऐसी हो जो किसी कस्टमर ने आपके बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दी हो, तो ऐसी ट्रांजैक्शंस को भी हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से भी हमारा जो स्टेटमेंट है मिसमैच कर जाता है बैंक के स्टेटमेंट से, और हमारे अकाउंट के अंदर बैंक का जो बैलेंस है वो मिसमैच दिखाता है। तो हमें उसी को रिकंसाइल करना होता है। और भी कई सारे रीजंस हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक्सपेंस है जो आपने आज की डेट पर किया और आपकी जो ट्रांजैक्शंस है वो बैंक ने 4 तारीख को चढ़ाई। तो ऐसे होने की वजह से कई बार जो ट्रांजैक्शंस हैं उनमें डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो ये वजह भी हो सकती है जब आपके बैंक का रिकंसिलिएशन करने की। और क्या वजह हो सकती है, मान लीजिए आपके अकाउंटेंट ने कोई अमाउंट गलत डाल दिया, उस वजह से भी आपके बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में एरर आ सकती है। एक और वजह हो सकती है, मान लीजिए किसी पार्टी की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आपको तो रिकॉर्ड आपने कर ली है लेकिन वो बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो ये ट्रांजैक्शंस भी आप लोग की बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करते समय आ सकती है। तो दोस्तों, इस तरह की सारी ट्रांजैक्शंस को हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन करते समय देखते हैं और इन्हें रेक्टिफाई करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो जैसे ही हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पूरी तरह से रेक्टिफाइड हो जाता है, हमारा ट्रांजैक्शन ख़त्म हो जाता है और उसके बाद हमारा बैंक रेक्टिफाइड हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करने का। अब आइए देखते हैं इसे हम लोग टैली प्राइम पर कैसे करेंगे और किस तरह से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप लोगों को हेल्प करेगा टैली प्राइम पर। तो चलिए देखते हैं वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। और अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल डेमो। तो आप देखिए ध्यान से क्या क्या मिस
एरर आ जाती हैं जब आप लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला एरर आ सकता है आप लोग को आउटस्टैंडिंग चेक का। मान लीजिए पार्टी ने आपको कोई चेक दे रखा है या आपने किसी पार्टी को चेक दे रखा है, तो उस केस में भी आपका एरर आ सकता है। या तो वो पार्टी बैंक में चेक सबमिट नहीं करती, या आपके पास चेक आने में अभी देरी हो जाती है और आपने एंट्री अभी पास कर दी है, तो इस वजह से जो मिस स्टेटमेंट्स हैं आ जाती हैं। यानी आपका बैंक की पासबुक है आपकी अकाउंट बुक से मैच नहीं करता है। दूसरा, एक चेक आपका डिसऑनर हो चुका है, उसके बदले में बैंक लगा देता है अलग अलग चार्जेस। चेक डिसऑनर होने पर उन चार्जेस के बारे में आपको पता नहीं होता और चेक डिसऑनर होने के बारे में भी आपको पता नहीं होता, जिससे कि क्या होता है कि आपके जो बैंक के स्टेटमेंट्स हैं उनमें और आपके चढ़ाए हुए स्टेटमेंट्स में डिफरेंसेस आ जाते हैं। और जैसा कि हम लोग देखते हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट किसी कस्टमर ने आपके बैंक में कर दिया है, तो उस केस में भी आपका एरर आ सकता है। साथ ही इंटरेस्ट अगर कोई कमाया आपने या आपने इंटरेस्ट पे किया, तो उस केस में भी आपका जो है डिफरेंसेस आ सकता है। बैंक कुछ चार्जेस लगाता है, बैंक अलग अलग तरह के चार्जेस लगाता है, डिसऑनर होने पर अलग चार्ज लगाता है, अलग अलग तरह के जो भी बैंक चार्ज लगाएगा, तो उस केस में भी आपका बैंक का जो बैलेंस है वो आपका डिफरेंस कर देगा। यानी बैंक का बैलेंस आप लोगों का कम होगा, लेकिन आपके पास उसका स्टेटमेंट में बैलेंस ज्यादा होगा। इसी तरह से कोई मिस्टेक्स हो जाती हैं तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ ही अगर आप लोग LIC की पेमेंट करते हैं अपने बैंक से और आपका को पता नहीं है, इस बात का पता आपको नहीं है, तो उस केस में भी आप यहां पर बैंक के अंदर मिस स्टेटमेंट देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से सारी एरर्स आती हैं। अब दोस्तों, होता क्या है, जनरली जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं बैंक रिकंसिलिएशन की, तो दो तरह से हो सकती है। या तो कोई पार्टी ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड कर रही है, यानी जो अकाउंटेंट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा है, वो या तो अपने हिसाब से जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहा है अपने हिसाब से करे, जैसे कि जो टाइम आ रहा है उस टाइम पर वो पेमेंट जो आपके पास पेमेंट रिसिप्ट बिल्स होते हैं उनके बेसिस पर अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं मैंने इनके लिए एंट्रीज बना दी हैं और यहां पर आप देख सकते हैं सेल परचेज की भी एंट्रीज हैं और इस तरीके से एंट्री कर सकता है। या तो वो बैंक स्टेटमेंट ही उठाकर डायरेक्ट एंट्री कर सकता है। तो दो वजह हो सकती हैं। तो मैंने आपको दोनों वजह सिखाऊंगा और दोनों तरीके से बताऊंगा कि अगर कोई स्टेटमेंट आप खुद से चढ़ा रहे हैं और आप वहां पे रिसिप्ट जो रिसिप्ट के बिल हैं या आपके पास रिसिप्ट के वाउचर्स हैं, पेमेंट के वाउचर्स हैं, उनको देखकर आप एंट्रीज कर रहे हैं, तो उस केस में आपका क्या इफेक्ट पड़ेगा और कैसे आप रिकंसिलिएशन करेंगे। और कुछ ऐसे वाउचर्स भी होंगे जो आप लोग बैंक से डायरेक्ट देखकर करेंगे, तो उनकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, ये कंपनी का जो सारा काम है मैंने लगभग कर लिया है अपनी कंपनी के अंदर। और ये देखिए, ये है वो कंपनी जिसके अंदर मैंने पूरा का पूरा काम कर लिया है। डिस्प्ले डे बुक में मैं आपको दिखा देता हूं कि मेरे पास सारी की सारी एंट्रीज हो चुकी हैं, जो भी ट्रांजैक्शन इस एंट्रीज में दी हुई थी। तो ये अकाउंटेंट ने अपनी तरफ से सारी ट्रांजैक्शन कर ली हैं, लेकिन अभी बैंक स्टेटमेंट उसके हाथ में नहीं आई हैं। और ये सभी ट्रांजैक्शंस उसने क्या देखकर की हैं, अपने जो बिल्स होते हैं जैसे कि पेमेंट्स वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, इनको देखकर जो वाउचर्स उसके पास आए थे उनको देखकर उसने एंट्रीज को कर दिया है। अब वो क्या करेगा, इसी वाउचर्स को बैंक के पासबुक से मैच करेगा। अब बैंक का स्टेटमेंट आप लोगों के पास आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं बैंक का स्टेटमेंट कैसा दिखता है। आप देख सकते हैं यहां पर है PNB बैंक का एक स्टेटमेंट और उसमें आप लोगों को काफी सारी कॉलम्स दिए जाते हैं। आप देख सकते हैं हर बैंक का अपना अपना स्टेटमेंट होता है और उसमें अलग अलग कॉलम्स हो सकते हैं। तो मैं आपको कॉलम वाइज समझा देता हूं। सीरियल नंबर आपके पास है, ट्रांजैक्शन डेट जिस दिन आपकी ट्रांजैक्शन हुई है बैंक के अंदर, याद रखिएगा अकाउंटेंट अपनी ट्रांजैक्शन किसी और डेट को कर सकता है। हो सकता है बैंक में वो ट्रांजैक्शन 2 दिन 3 दिन बाद दिख रही हो, तो वो ट्रांजैक्शन डेट यहां पर होती है। अगर आप लोगों ने नेफ्ट या आप लोगों ने पेटीएम का यूज किया है या डायरेक्ट जो है डिपॉजिट या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल किया है, तो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन उसी दिन रिकॉर्ड हो जाती है। लेकिन कई बार चेक की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनमें डिले यहां देखने को मिलता है। वैल्यू डेट का कॉलम कई बार देखने को मिलेगा आपको, कई बैंक्स के अंदर देखने को मिलेगा और कई बैंक्स में देखने को नहीं मिलेगा। इंस्ट्रूमेंट आईडी का मतलब होता है जो आपका चेक नंबर है वो सारा यहाँ पे मेंशन होता है। नरेशन में वो चीज जो आपके किस तरह के डिपॉजिट्स हैं, क्या है वो पेमेंट, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी होती है।
है। साथ ही बात करें आपको यहाँ पर मिलेगा डेबिट या विड्रॉल। देखिए दोनों में से कोई भी चीज आपको यहाँ पे दे सकता है। डेबिट का मतलब है कि कौन सा पैसा आपका बैंक से निकाला गया है या विड्रॉ किया गया है। कई बैंक्स में ये विड्रॉ लिखा होता है और कई बैंक्स में ये डेबिट लिखा होता है। और आप देखें क्रेडिट की बात, तो क्रेडिट में मतलब कितना पैसा आपके बैंक्स में आया है। कई बैंक्स में ये डिपॉजिट, कई बैंक की जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनमें डिपॉजिट लिखा होता है और कई बैंक की स्टेटमेंट्स में क्रेडिट लिखा होता है। साथ ही अकाउंट बैलेंस का कॉलम आता है और सभी बैंक्स में ज़रूरी नहीं है कि रिमार्क्स का कॉलम्स भी आए, लेकिन अगर आता है तो कोई बात नहीं है। उनमें आप क्या क्या लिख सकते हैं ये देखिए, इस तरह से लिखा हुआ मिल सकता है आप लोगों को। तो चलिए अब शुरू करते हैं। बैंक को रिकंसाइल करने का क्या प्रोसेस रहेगा और एक एक एंट्री को हम लोग रिकंसाइल कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे ताकि हमारा प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट रिकंसाइल हो जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा रिकंसिलेशन। अब इसको रिकंसिलेशन करने के लिए आपको पता है कि आपकी सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। अब जो एंट्रीज नहीं हुई हैं वो आपको करनी होंगी और जो एंट्रीज आपकी हो चुकी हैं उन्हें आप रिकंसाइल करते जाएंगे। और रिकंसाइल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है डेट्स का। आप ध्यान दीजिए कि यहां पर ट्रांजैक्शन डेट्स कुछ और हैं और हो सकता है आपके पास जो ट्रांजैक्शन डेट्स हों वो अलग हों। तो यहां पर बस रिकंसिलेशन में यही पॉइंट है कि आपको ट्रांजैक्शन डेट्स को मैच करना है अपनी डेट के साथ। तो ये कहां पर आप लोग जाएंगे, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर आ जाइए और गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद आप लोग बैंकिंग फीचर पे जाकर यहां पर आपको पॉइंट मिलेगा दैट्स कॉल्ड बैंकिंग रिकंसिलेशन। अब बैंक रिकंसिलेशन में आपको किस जो लेजर है उसको रिकंसाइल करना है। तो आपके पास पीएनबी का स्टेटमेंट है तो पीएनबी को आपको रिकंसाइल करना है। और अब देखिए जैसे ही आप पीएनबी को रिकंसाइल करना शुरू करेंगे तो आपका स्टेटमेंट एक एक करके मैच होता चला जाएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर मैंने एक कॉलम हाइड कर रखा है तो आप देख सकते हैं इसमें एक ओपनिंग बैलेंस भी है। तो इस स्टेटमेंट का ओपनिंग बैलेंस आप लोग को यहां पे दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं इसका ओपनिंग बैलेंस एज पर बैंक अभी इतना है और उसके बाद ये सारी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, लेकिन इनको अभी मैंने बैंक डेट नहीं दी है। यानी मैंने जब इन एंट्रीज को किया था तो अगर इन्हें बैंक डेट के अकॉर्डिंग किया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सेम डेट आ जाती। लेकिन इनको मैंने अपने अकॉर्डिंग चढ़ाया है, यानी जो हमारा अकाउंटेंट है उसने ये वाउचर एंट्रीज जो भी करी हैं, पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा की, ये सारी की सारी एंट्रीज, तीन ही तरह की एंट्रीज इसमें देखी जाती हैं, एक कॉन्ट्रा, एक पेमेंट और एक रिसिप्ट। तीन तरह की ट्रांजैक्शंस बैंक से रिलेटेड हो सकती हैं, तो वो ट्रांजैक्शंस हमारी यहाँ पर आती हैं। और ये सारी चीजें मैंने की हैं किस तरीके से, एक अकाउंटेंट ने इसे देखकर पेमेंट वाउचर से या रिसिप्ट वाउचर से या कॉन्ट्रा वाउचर से देखकर किया है, जो कि उसके सामने कुछ रसीद्स आती हैं, उन रसीद को देखकर उसने इसे एंटर किया है। अगर वो बैंक स्टेटमेंट उठाकर इन्हें एंटर करता तो शायद थोड़े से चांसेस ज़्यादा अच्छे होते कि उसे रिकंसिलेशन कम करना पड़ता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग रिकंसिलेशन के लिए बैंक की स्टेटमेंट हर महीने नहीं मंगा सकते, हर दिन नहीं मंगा सकते, हम लोग महीने के अंत में मंगाते हैं। यहाँ मैंने महीने जो लिए हैं, यहाँ मैंने अप्रैल भी ले लिया है, मई भी ले लिया है, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि जो हम लोग बैंक स्टेटमेंट को रेक्टिफाई करते हैं, रिकंसाइल करते हैं, वो मंथ वाइज करते हैं। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर टैली जो एजुकेशन मोड है उसके अंदर डेट्स जो हैं 2, 3 और 2 और 31 और 1 डलती है, इसलिए मैंने काफ़ी सारे महीने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, इससे भी आप प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे रिकंसाइल करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक एक ट्रांजैक्शन को मैच करना है और जैसे जैसे आपकी ट्रांजैक्शन मैच हो जाए वैसे वैसे आप उसे हाईलाइट करते चले जाइए। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं आपकी पहली ट्रांजैक्शन जो कि कैश में है, कॉन्ट्रा के अंदर 20,000 रुपए की, जो कि आपको दिखाई दे रही है बैंक में। लेकिन आप ये देखिए, नोटिस करिए कि ट्रांजैक्शन डेट 2/4 है, लेकिन आपकी यहां पर भी 2/4 है। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों डेट सेम है। रिकंसाइल होते ही आप क्या करें, उसको कलर कर दें, तो आपका ये रिकंसिलेशन हो चुका है। अब देखिए अगली एंट्री पे चलते हैं। जैसे ही आपका रिकंसिलेशन हो रहा है तो आप देखें आपका नेट बैलेंस कितना आ रहा है, वो देखें आप यहां पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को। जैसे जैसे आप रिकंसिलेशन करते जाएंगे वैसे वैसे आपका बैलेंस मैच करता चला जाएगा इस स्टेटमेंट के साथ। तो दोस्तों आपको लास्ट में अपना स्टेटमेंट का जो बैलेंस है वो ये लेकर आना है। तो ये है आपका टास्क और इसी को कहते हैं बैंक रिकंसिलेशन। तो चलिए एक एक करके रिकंसाइल करते हैं। दूसरी एंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज की है जो कि चेक से है और आप देख सकते हैं चेक की जो एंट्रीज है बैंक के अंदर वो 1/5 को हुई है, जबकि यहां पर वो एंट्री 2 अप्रैल को हुई है। तो यहां पर आपको बैंक की डेट डालनी है 1/5 और जैसे ही आप वो
डाल लेंगे तो इस एंट्री को भी आप क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। तो जैसे ही आप मार्क कर देंगे आप देख सकते हैं इसका बैलेंस भी वही चलता चला जा रहा है। अब देखिए अगली एंट्री की बात करें तो अगली एंट्री में आप देख सकते हैं बैंक इंटरेस्ट की बात आ रही है, लेकिन बैंक इंटरेस्ट का कोई भी पॉइंट यहां पर नहीं है। क्यों नहीं है? कारण बैंक ने अपनी एंट्रीज को किया है, लेकिन हमने बैंक की पासबुक को देख के अपनी एंट्रीज नहीं की हैं, तो हमें वो एंट्रीज यहां पर नहीं दिखाई दे रही है। तो दोस्तों हम लोग को इस केस में क्या करना होगा, इस केस में हमें ये एंट्री पास करनी होगी जो कि रिसिप्ट की एंट्री है और 640 रुपए से ये एंट्री हमको पास करनी होगी, तभी हमारा स्टेटमेंट लाइन बाय लाइन मैच होता चला जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी एंट्री कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसकी एंट्री यहीं से कर लेते हैं। करने के लिए आपको इसी स्क्रीन पर करना होगा ऑल्ट जे। जैसे ही आप ऑल्ट जे करेंगे बाकी जो 2 एंट्रीज थी जो आपने रिकंसाइल की थी वो आपकी रिकंसाइल कर देगा एक्सेप्ट करने के बाद। उसको रिकंसाइल कर दिया है। अब आप देखें आपका वाउचर खुल चुका है और आपको इस एंट्री को करना है, तो आप जाइए यहाँ पर F6 और F6 करने के बाद आप यहाँ पर सबसे पहले तारीख डालिए, क्योंकि आपने बैंक स्टेटमेंट से ही उठाया है तो यहाँ पर तारीख जो आएगी वो 1/5 आएगी। उसके बाद क्रेडिट क्या हो जाएगा, तो क्रेडिट करना है आपको बैंक इंटरेस्ट को। तो यहाँ पर आपका बैंक इंटरेस्ट देखना है, अगर बना है तो बना लीजिए, अगर बना है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बना तो आपको बनाना पड़ेगा। तो बैंक इंटरेस्ट बना दिया। आपका इनडायरेक्ट इनकम के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे एक्सेप्ट कर दिया है और कितने अमाउंट से है यहाँ लिख दीजिए, जो कि ये 640 रुपए थे, और बैंक को डेबिट कर दीजिए जो कि आपका है PNB। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने PNB डाल दिया उसके बाद एंटर करते ही इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो 1 मई को मैंने इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब आपका जो बैलेंस है वो कौन सा है, PNB वाला, जो आप देख सकते हैं 1 मई की जो एंट्री आपकी आ रही थी किस अमाउंट से थी, 640 रुपए से। आप देख सकते हैं इस एंट्री को रेक्टिफाई करने के बाद आपका जो बैलेंस है वो ये आ जाएगा, यानी 1,22,530 रुपए। तो आप इसे रेटिफाई करते हैं, आपका 1 मई जैसे ही आप इसे रेटिफाई करते हैं आप देख सकते हैं 1,22,500 आपका ये जो बैलेंस है 12,25,370 रुपए ये यहाँ पर शो कर रहा है, 12,25,370 रुपए। तो आप देख सकते हैं एक एक करके हमने रिकंसिलेशन कर लिया है। अब दोस्तों अगली एंट्री जो हमें रिकंसिलेशन करनी है वो है टेलीफोन चार्जेस की, जो कि इसके अंदर है 1270 रुपए की। तो आप देख सकते हैं 1270 की कोई एंट्री यहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं सबसे टॉप पर ही आपको 1270 की एंट्री मिल जाएगी, वो 1/5 की एंट्री है। तो आप 1/5 की बैंक की डेट डाल दें, आपका रिकंसिलेशन होता चला जा रहा है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगली एंट्री पे चलते हैं, ये एंट्री हो चुकी है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, आरके स्टोर ने एक चेक डिपॉजिट किया है, आप देख सकते हैं चेक नंबर से भी आप लोग ढूंढ सकते हैं। तो चेक नंबर ये रहा और आरके स्टोर ने इतना डिपॉजिट किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अमाउंट आपको आ रहा है वो 2/5 है। डेट देखिए 2/5 और आप इस एंट्री को भी कर दीजिए मार्क और 2/5 आप यहाँ डेट डाल दीजिए, रेटिफाइड होती चली जा रही है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपको पेमेंट करनी है रेंट की, और आप देख सकते हैं नेफ्ट से आपने पेमेंट की है रेंट की, और यहाँ पर इस एंट्री को भी आप कर दीजिए मार्क। तो अब आपको 21,000 रुपए की रेंट की पेमेंट 2/5 को बैंक स्टेटमेंट में दिखाई दे रही है। तो 2/5 यहाँ पे डेट डाल दीजिए, उसके बाद आपका ये भी रेटिफाइड हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं सारी की सारी एंट्रीज सैलरी से रिलेटेड हैं, और आप देख सकते हैं आपने सैलरीज दी हैं, कई सारी सैलरीज दी हैं। आप देख सकते हैं इस एंट्री में भी आपने सैलरी दी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी आपने कई सारे एम्प्लॉयज को सैलरी डिस्ट्रीब्यूट की है और पेमेंट चेक से की है। तो आप इन सभी एंट्रीज को एक साथ मार्क कर दीजिए, और सभी की डेट 2/5 है। तो आप इस सारी एंट्रीज को एक साथ मार्क कर सकते हैं, और सभी की डेट 2/5 है, आपने ये 2/5 डेट डाल दी है। तो आप देख सकते हैं मैंने सारी एंट्रीज को एक साथ कर दिया, फाइनल हो चुकी हैं। अब चलते हैं अगली एंट्री की तरफ, जो कि 5 लाख रुपए की एक ट्रांजैक्शन है। लेकिन दोस्तों उसको करने से पहले आप देख सकते हैं बीच में एक एंट्री रह गई है जो कि SMS चार्जेस की है, और जिसमें क्या हुआ है आप देख सकते हैं चार्ज लगा है, बैंक ने चार्ज लगाया है SMS चार्जेस 540 रुपए का। तो आपको वो चार्जेस यहाँ पर बियर करना पड़ेगा। अब इस चार्जेस की एंट्री आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर दोबारा करिए आप ऑल्ट जे, जैसे ही आप दोबारा करेंगे ऑल्ट जे, जो जितनी एंट्री थी रिकंसाइल हो चुकी थी वो रिकंसाइल कर देगा। तो एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद आप जाइए F5 पेमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको चार्ज लगाना है और पेमेंट में बैंक एंट्रीज करनी है। तो आपको यहाँ पे डेट डालनी होगी 2/5 डालने के बाद आपको यहाँ पे डेबिट करना होगा बैंक चार्जेस को। तो बैंक चार्जेस को आप कर दीजिए
डेबिट, और डेबिट करने के बाद आप यहाँ ले लीजिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेने के बाद आप करिए एंटर और आप बताइए कितना अमाउंट है। तो 540 रुपए का अमाउंट है और यहाँ पर आपको क्रेडिट बता देना है कि क्या है, पीएनबी। तो पीएनबी हमने बता दिया है और यहाँ पर कोई चेक नहीं है तो चेक हटा दीजिए यहाँ से और एंटर मार के इसे कर दीजिए एक्सेप्ट। तो आप जैसे ही इसे एक्सेप्ट करेंगे और इसे रेटिफाई करेंगे 2/5 को, तो आप देखेंगे आपका बैलेंस उतना ही आएगा जितना कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों सारी एंट्रीज करने के बाद आपका जो बैलेंस है अब कितना आना चाहिए वो यहाँ देख सकते हैं आप। आपका 12,45,960 रुपए का बैलेंस अब आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं सारी एंट्री रेटिफाइड करने के बाद 12,45,960 रुपए का बैलेंस आपका आ रहा है। आप देखिए दोस्तों कुछ ही एंट्रीज और बची हैं और इन सारी एंट्रीज को हमको करना है रेटिफाइड। दोस्तों चलिए देखते हैं अगली एंट्री की तरफ। अगली एंट्री में आपको फैशन पॉइंट से एक पेमेंट रिसीव हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फैशन पॉइंट के साथ एक पेमेंट आपको रिसिप्ट हुई है 39,500 की, जो यहां पर नहीं दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं यहां पर वो एंट्री 39,500 की कहीं पर भी नहीं है जो कि फैशन पॉइंट के साथ है। तो ये एंट्री अगर आपको नहीं दिखाई दे रही है तो आपको करनी होगी, ये एंट्री आपको यहां पास करनी होगी। तो आप फिर से करिए ऑल्ट जे और जैसे ही करेंगे एंट्री एक्सेप्ट करने को बोलेगा और आपको अब रिसिप्ट करनी है और किससे करनी है ये आपको पता ही है। तारीख बताइए 1/6, तो आप 1/6 तारीख बता दीजिए और पार्टी का नाम फैशन पॉइंट है और फैशन पॉइंट के साथ आप लोग को जो ट्रांजैक्शन रिसीव करनी है वो है 39,500 की। तो 39,500 की ट्रांजैक्शन आपने की अगेंस्ट बिल। तो बिल भी आपको दिया हुआ है, ये देखिए ये बिल है, इस अगेंस्ट में आपने रिसीव कर लिया और पीएनबी में आपने पैसा जो है डिपॉजिट कर दिया। चेक नंबर आपको नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, इस केस में आप एंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिए। तो ये एंट्री भी आपकी हो चुकी है और 1 जून आपने इस एंट्री को कर लिया है। तो इस एंट्री को जो फैशन पॉइंट की आपने 2 जून को की है इसको भी आप क्या कर दीजिए, रेटिफाइड कर दीजिए। तो आपकी ये एंट्री 1 जून को थी तो आपने इस एंट्री को 1 जून को कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये एंट्री आपकी 1 जून की हो चुकी है और जैसे ही आपने इसे रेटिफाइड किया तो आप देख सकते हैं आपका जो बैलेंस है मैच कर रहा है दोस्तों। तो सिंपल तरीके से आपका बैलेंस मैच करता चला जाएगा जैसे जैसे आप ट्रांजैक्शन करते चले जाएंगे। उसके बाद आप देखें आपकी एक ट्रांजैक्शन है जिसमें आपने क्या किया है, ट्रांसफर किया है अमाउंट एसबीआई में 5 लाख रुपए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को 5 लाख रुपए का एक अमाउंट दिखेगा जो कि ट्रांसफर है और 1 जून वहां पर हुआ था। आपको यहाँ पर 2 जून डालना है क्योंकि यहाँ पर बैंक के अंदर डेट जो डली है वो 2 जून है, तो यहाँ पर 2 जून डालना है। जैसे ही आपने ये किया तो आप देख सकते हैं आपका टोटल बैलेंस 7,85,460 रह गया क्योंकि आपने ट्रांसफर कर दिया एसबीआई के अकाउंट में इतना पैसा। तो अब देखिए अगली एंट्री की तरफ चलते हैं। अगली एंट्री में 40,000 रुपए की पेमेंट आप लोग कर रहे हैं, लेकिन आप देखें अगली एंट्री जो 40,000 की पेमेंट आप लोग कर रहे हैं यहां पर कहीं पे भी शो नहीं हो रही है। तो अब आपको क्या करना होगा, सेम वही तरीका, पहले तो आपको यहां पे करना होगा ऑल्ट जे। तो जैसे ही आप ऑल्ट जे करेंगे एक्सेप्ट करने को बोलेगा और आपको यहां पर पेमेंट एंट्री करनी है F5 से पेमेंट एंट्री करिए। देखिए यहां पर जो पेमेंट एंट्री है आपकी ऑल्ट जे के साथ किसको हो रही है, यहाँ देखिए क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, एंट्री के अंदर लिखा है कि बीपी टेक्सटाइल को आप पेमेंट कर रहे हैं और तारीख बताइए कि किस तारीख को कर रहे हैं। तो 2/6 को आप ये पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे 2/6 डाल दीजिए और बीपी टेक्सटाइल पार्टी का नाम ले लीजिए। जैसे ही बीपी टेक्सटाइल लेंगे उसके बाद आप अमाउंट बताएंगे 40,000 रुपए का। तो 40,000 रुपए अमाउंट आप अगेंस्ट बिल दे रहे हैं। तो ये है वो बिल जिसके अगेंस्ट में आप पेमेंट कर रहे हैं और अब पीएनबी से जो पेमेंट है आप रिसीव करें। कोई चेक नंबर नहीं है, एंटर कर दें और ये जो एंट्री है आपकी एक्सेप्ट हो चुकी है। अब जैसे ही इसमें बैंक डेट डाल देंगे तो ये एंट्री आपकी रेटिफाइड हो जाएगी। तो बैंक डेट डाल देते हैं 2 जून, जैसे ही हमने डाला तो आप देख सकते हैं ये एंट्री भी रेटिफाइड हो चुकी है। तो दोस्तों ये रेटिफिकेशन हो चुका है। अब देखिए अगली एंट्री की बात करें तो 70,000 रुपए की एक पेमेंट रिसीव हुई है आपको, लेकिन यहां पर आप लोग एक चीज नोटिस करें कि जब आपको पेमेंट रिसीव तो हुई है लेकिन यहां पर इस पार्टी का नाम हमें पता नहीं है कि कौन सी पार्टी है ये। देखिए दोस्तों यहां पर पेमेंट रिसीव हुई है चेक नंबर के अगेंस्ट में, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो बिल हमें रिसीव हुआ है, ये जो पेमेंट हमें रिसीव हुई है ये किस पार्टी से हुई है। तो क्या हम लोग एंट्री नहीं करेंगे? यस, हम लोग एंट्री तो करेंगे, लेकिन इस पार्टी का जो अकाउंट है, लेजर है, उसे हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे और जब हमें पता चलेगा कि ये जो पेमेंट है रिसीव हुई है ये किसकी है तो हम लोग उस एंट्री को सही कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। इस एंट्री को करने के लिए भी हम लोग को करना होगा ऑल्ट जे और अब एंट्री
एक्सेप्ट करने के बाद हम लोग F6 से करते हैं। अब दोस्तों पार्टी का नाम हमें पता नहीं है, तो हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर एक लेजर क्रिएट करना होगा और सबसे पहले तो डेट डाल देते हैं 2/6 और 2/6 डालने के बाद यहाँ पर हम लोग को एक लेजर क्रिएट करना होगा दैट इज कॉल्ड सस्पेंस अकाउंट का, और सस्पेंस अकाउंट को हम लोग रखेंगे सस्पेंस अकाउंट के अंदर। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग को एक लेजर क्रिएट करना होगा, क्योंकि हमारा ये जो बैलेंस है हमें पता नहीं है कि किस पार्टी के साथ ये ट्रांजैक्शन होगा। जब हमें पता चल जाएगा तो हम इसे ठीक कर लेंगे। तो अभी तो यहाँ पर ये सस्पेंस अकाउंट में जाएगा और पीएनबी को डेबिट कर देंगे क्योंकि हमें पेमेंट रिसीव हुआ है। चेक नंबर हम लोग बता देंगे क्योंकि चेक नंबर हमें पता है 21474578। एंटर कर देते हैं और ये जो है आपका जो चेक मिला है वो किस बैंक का है ये भी यहाँ पर पता चल चुका है। आप देख सकते हैं SBI का चेक यहाँ पर मिला है, तो ये भी आप यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये देखिए एंट्री हो चुकी है एक्सेप्ट। अब यहाँ पर आप लोग इस एंट्री को भी कर दे रेटिफाइड। 2 जून की एंट्री ये भी हो गई रेटिफाइड। और दोस्तों चलिए अगली एंट्री की तरफ चलते हैं। अगली एंट्री में आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से एक और प्रॉब्लम आई है। इसमें भी आप लोगों को एक कस्टमर ने पेमेंट डिपॉजिट कर दिया है आपके अकाउंट में, लेकिन यहाँ पर भी आपको पता नहीं है कि किस पर्सन ने आपको ये पेमेंट दी है। तो ये एंट्री 1/5 की है और यहाँ पर आपको नहीं पता कि जो आपको पेमेंट रिसीव हुई है ये किस पार्टी से रिसीव हुई है। तो यहाँ पर पार्टी का नाम नहीं पता, तो सेम एंट्री आपको फिर से करनी होगी। क्या करना है, Alt+J, सेम एंट्री फिर से करेंगे और यहाँ पर फिर से सस्पेंस अकाउंट को करेंगे डेबिट, लेकिन 1/5 की एंट्री है तो आप 1/5 की डेट डाल दीजिए और 1/5 की डेट डालने के बाद यहाँ पर आप लिख दीजिए सस्पेंस अकाउंट को डेबिट। तो सस्पेंस अकाउंट आपने कर दिया डेबिट और अमाउंट जो डाल दिया आपने वो है 84,500। उसके बाद आप PNB को करने के बाद यहाँ पर एंटर कर सकते हैं और जैसे ही आपने सस्पेंस अकाउंट किया यहाँ पे देख सकते हैं आपका बैलेंस 1 मई का आ चुका है। तो दोस्तों ये भी एंट्री आपकी हो चुकी है लगभग कंप्लीट। उसके बाद आप अगली एंट्री पे चले तो आपको एक नेफ्ट करना है, रेंट की पेमेंट करनी है जो कि आपको 21,000 रुपए की करनी है। और जो एंट्री आपको गिवन है ये देख सकते हैं आपके पास एंट्री गिवन है 2 मई की, लेकिन ये ट्रांजेक्शन बैंक में हुई है 31 मई को, तो 31 मई मैंने डाल दी है। उसके बाद अगली ट्रांजेक्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं अगली ट्रांजेक्शन दोस्तों एक छोटी सी एरर हुई है हमारे साथ। देखिए क्या है, हम लोगों ने 70,000 रुपए की जो एंट्री की थी उसके अंदर आप देख सकते हैं 70,000 रुपए की जो ट्रांजैक्शन है वो तो हमारे पास साफ साफ दिखाई दे रही है। हमने वो एंट्री दोबारा कर दी है, तो एक काम करेंगे उस एंट्री को हम लोग डिलीट कर सकते हैं। तो ये 70,000 रुपए की ट्रांजैक्शन चेक नंबर से हम लोगों ने मैच कर ली। अगर चेक नंबर आप लोगों को दिया हो तो आप उससे भी मैच कर सकते हैं। तो एक काम करता हूं कि इस ट्रांजैक्शन को, जो ट्रांजैक्शन मैंने अभी अभी की थी उस ट्रांजैक्शन को डिलीट करते हैं और इसी को रेटिफाइड कर देते हैं। तो 2 जून को एक काम करते हैं, इस ट्रांजैक्शन को रेटिफाई कर देते हैं और फिर से इस एंट्री को पूरी तरह से पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक काम करते हैं कि वो जो एंट्री हमने की थी उस एंट्री को एक बार डिलीट कर देते हैं। तो जो एंट्री अभी अभी लास्ट हम करके आए थे जो कि सस्पेंस अकाउंट की थी और आपने देखा था वो सस्पेंस अकाउंट की एंट्री हम लोग करके आए थे, 70,000 रुपए की वो एंट्री थी। तो आप यहाँ पे चेक करें 70,000 रुपए की सस्पेंस अकाउंट की एंट्री कहाँ पर है। तो दोस्तों ये है वो 70,000 रुपए की सस्पेंस अकाउंट की एंट्री, इसको आप एंटर करें और इसको कर दें डिलीट, क्योंकि ये एंट्री हमें नहीं चाहिए। और बेसिकली हमारा ट्रांजैक्शन लगभग होने वाला ही है। आप देखें फिर से वापस चलेंगे बैंक रिकंसिलिएशन पर और पीएनबी की स्टेटमेंट को चेक करेंगे। चलिए दोस्तों अगली एंट्री की तरफ चलते हैं और अगली एंट्री आपकी है 21,000 रुपए की रेंट की पेमेंट जो कि मैंने कर दी है। 21,000 रुपए की रेंट की पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट एंट्री की बात करें, नेक्स्ट एंट्री आपकी है 1,60,000 रुपए की बीपी टेक्सटाइल को पेमेंट। तो आप देख सकते हैं ये एंट्री आपको दिखाई दे रही है, तो 2 जुलाई को ये बैंक में दिखाई देगी। एंटर कर देते हैं, आप देख सकते हैं आपका बैलेंस बिल्कुल मैच कर रहा है। साथ साथ अब आप चलते हैं आगे। यहाँ देखिए आपने इस ट्रांजेक्शन को कर दिया और आपका बैलेंस अभी है 7,18,960 रुपए। यहाँ पर भी आप लोगों को देख सकते हैं 7,18,960 रुपए दिखाई दे रहा है। अगली एंट्री है आपके पास चार्जेस की जो कि हमें करनी होगी। तो बैंक चार्जेस की एंट्री हम लोग को अब अगली करनी है। तो यहाँ पर आप लोग को करना होगा फिर से Alt+J और पेमेंट एंट्री पे जाएंगे और पेमेंट एंट्री पे आप लोग कर देंगे बैंक चार्जेस की एंट्री। तो बैंक चार्जेस की जो एंट्री है वो आपको किस दिन करनी है ये आपको बताना होगा, 31 जुलाई। तो आप 31 जुलाई को एंट्री कर दीजिए बैंक चार्जेस और बैंक चार्जेस को डेबिट करके आप लोग बता दीजिए 450 अमाउंट से पीएनबी हो जाएगा क्रेडिट और यहाँ पे कोई चेक नंबर नहीं आएगा और एंटर करके एक्सेप्ट करिए। और 31 जुलाई की जो एंट्री आपने की है बैंक चार्जेस की उसको आप लोग 31 जुलाई डेट से ही एक्सेप्ट कर दीजिए।
तो आपने जैसे ये किया आप देख सकते हैं आपका बैलेंस मैच हो गया। अगली एंट्री पे चलते हैं। अगली एंट्री आपकी फिर से वही आ गई है जिस केस में आपको सस्पेंस अकाउंट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बिल की पेमेंट तो हुई है लेकिन आपको ये नहीं पता कि किस बिल की पेमेंट आपने की है। तो सेम वही बात आती है, फिर से ऑल्ट जे प्रेस करेंगे और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे और फिर से पेमेंट करनी है, लेकिन यहाँ पर पेमेंट सस्पेंस से होगी क्योंकि आपको पता नहीं है कि पेमेंट किस की कर रहे हैं आप। तो यहाँ पर आप लोगों को अमाउंट तो लिखना है, लेकिन जब आपको पता चल जाएगा तो आप इसे ठीक कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने अमाउंट तो लिख दिया और पेमेंट कर दी, कितने की, पीएनबी से आपने इतनी पेमेंट कर दी और चेक नंबर नहीं है यहाँ पर, एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर दें। तो 1,11,125 रुपए की ये पेमेंट आपकी हो चुकी है। एंटर करके इसे अभी हमने कर दिया है एक्सेप्ट। दोस्तों अगली एंट्री पे चलते हैं। आपकी कैश विड्रॉल की एंट्री है 25,000 रुपए की। तो आपको 31 जुलाई को कैश विड्रॉल करना है 25,000 रुपए का। ये रहा वो एंट्री, आप देखिए ये भी एंट्री हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं अगली एंट्री की तरफ। दोस्तों लगभग हमारी एंट्री कंप्लीट होने वाली है। नेक्स्ट एंट्री मोदी इंडस्ट्री के साथ है 1,40,000 रुपए की, जो कि हमारे पास दी हुई है और वो है 31 जुलाई की। तो यहाँ पर ये एंट्री भी हो गई है फाइनल। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट एंट्री है जो कि है 25,200 रुपए की और वो है स्टार गारमेंट के साथ। तो वो 2 अगस्त को फाइनल हुई है, तो यहाँ पर वो एंट्री दे रखी है, ये भी हो गई आपकी फाइनल। तो दोस्तों ये एंट्री भी आपकी फाइनल हो चुकी है। अगली एंट्री की बात करें तो अगली एंट्री आपके पास फिर से 35,000 रुपए की एक ट्रांजेक्शन है जो कि स्टार गारमेंट से रिसीव हुआ है, तो आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर रिसिप्ट की एंट्री एक करनी है आपको और ऑल्ट जे करिए और एंटर करने के बाद आप रिसिप्ट की एक एंट्री कर दीजिए जो कि आपको किससे ट्रांजैक्शन रिसीव हुई है। यहाँ पर 31 अगस्त को आपको ट्रांजैक्शन रिसीव हुई है, किसके साथ, स्टार गारमेंट के साथ। तो स्टार गारमेंट ने आपको जो पेमेंट की है वो 35,000 रुपए की है और यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस आप ले लेंगे और ये जो पेमेंट है आप लोग पीएनबी में डिपॉजिट कर देंगे। तो दोस्तों ये एंट्री भी आपकी हो चुकी है। तो स्टार गारमेंट के साथ ये एंट्री आपने कर ली है बैंक से और ये एंट्री कंप्लीट हो गई। तो दोस्तों इस एंट्री को आपने कर दिया है कंप्लीट। अगली एंट्री है 1,340 रुपए की बैंक चार्जेस की, टेलीफोन चार्जेस की। तो इसको भी आप लोग रेटिफाई कर दें। 31 अगस्त की एंट्री है ये और एंटर करने पर इसको एक्सेप्ट कर दिया आपने। दोबारा पीएनबी खोलिए, अब देखिए स्टार गारमेंट की वो एंट्री दिखाई दे रही है, तो स्टार गारमेंट को भी आप वापस कर दीजिए रेटिफाइड, क्योंकि वो भी एंट्री फाइनल हो चुकी है। उसके बाद आप देखिए अगली एंट्री, लास्ट एंट्री बची हुई है आपके पास, वो भी आपको करनी होगी। तो ये एंट्री है आपकी बैंक इंटरेस्ट की जो कि 224 रुपए की है और जैसी ये एंट्री आप करेंगे, क्योंकि ये एंट्री हो नहीं रखी, तो ऑल्ट जे प्रेस करें और आप यहाँ पर इंटरेस्ट के लिए बैंक इंटरेस्ट ले लें क्रेडिट और तारीख बता दें कि किस तारीख को आप ये एंट्री कर रहे हैं। तो आप 1/9 को ये एंट्री कर रहे हैं, किस अमाउंट से कर रहे हैं, 224 रुपए से, और पीएनबी में डेबिट हो जाएगा बैंक और पीएनबी डेबिट हो जाएगा और इस केस में इसको भी आप लोग रेक्टिफाइड कर देंगे। तो जैसे ही आप लोग एस्केप करके बाहर आएंगे और फिर से एंटर करते हैं और इस एंट्री को रेक्टिफाइड करते हैं 1 सितंबर के साथ, और जब आप एंटर करेंगे वापस इसे खोलेंगे तो आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे कि आपका जो बैलेंस है फाइनली आप देख सकते हैं 5,01,459 रुपए, यहाँ पर 69 रुपए आ रहा है। तो आप देख सकते हैं बैंक का जो रिकंसिलेशन है ऑटोमेटिकली हो चुका है। अब दोस्तों जो एंट्रीज आपने सस्पेंस में डाली थी उन एंट्रीज का आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा। जैसे जैसे आपको उनका क्लैरिफिकेशन मिलता चला जाएगा वो आप एंट्रीज को ठीक करते चले जाएंगे। तो आपको उसे ठीक कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए आपको जाना होगा, आपकी रिकंसिलेशन तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अगर आपको मान लीजिए बाद में पता चलता है वो एंट्रीज जो सस्पेंस वाली एंट्रीज थी, आप F4 प्रेस करिए और सस्पेंस वाली सारी एंट्रीज को खोल लीजिए। तो जितनी भी एंट्रीज हैं आप लोग यहाँ पर जाइए, अकाउंट बुक में लेजर में जाइए और सस्पेंस वाली जो भी एंट्रीज आपके सामने आ रही हैं वो सारी की सारी एंट्रीज खोल लीजिए। तो देख सकते हैं 2 एंट्रीज हैं जो सस्पेंस में आपने डाली थी, एक 1 मई को और एक 31 जुलाई को। तो जो 2 एंट्रीज थी, एक थी 85,500 की, 84,500 की, तो ये तो आपको पता नहीं चली कि किसके साथ है, लेकिन हाँ आपको ये वाली एंट्री का पता चल चुका है कि ये मोदी के साथ है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये एंट्री मोदी के साथ है, तो ये एंट्री को आपको ठीक कर लेना चाहिए। यानी इस एंट्री को आपको पता चल चुका है कि ये मोदी इंडस्ट्री के साथ है, तो यहाँ पर आप मोदी इंडस्ट्री ले लीजिए और एंटर करके इसे कर दीजिए एक्सेप्ट अगेंस्ट रेफरेंस। तो आप देख सकते हैं ये एंट्री मेरी हो चुकी है ये एंट्री मेरी हो चुकी है फाइनल
और ये मेरा सस्पेंस क्लियर हो चुका है इसका। इस तरह से दूसरा जो सस्पेंस है वो भी मुझे क्लियर करना होगा। अगर मुझे पता चलता है कि दूसरा सस्पेंस किससे पेमेंट रिसीव हुई है तो मैं वो सस्पेंस भी यहाँ से क्लियर कर लूंगा। तो आपने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने बैंक रिकंसिलेशन किया और बैंकिंग के सारे फैक्टर्स को हमने एक एक करके डिस्कस किया। तो आप देख सकते हैं आपका जो बैंक का जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से मैच हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ से पूरी बैंक स्टेटमेंट को देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, एक बात और बताना चाहूंगा, जब आप बैंक रिकंसिलेशन कर लेते हैं उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि वो एंट्रीज दिखाई दें जो एंट्रीज आपने रिकंसाइल की हैं, तो आप यहाँ पे प्रेस करिए कंट्रोल बी। जैसे ही आप कंट्रोल बी प्रेस करेंगे आप यहाँ पर इंक्लूड करें रिकंसाइल ट्रांजैक्शंस को, तो इसे एंटर कर दें और एंटर करने के बाद जब एस्केप करेंगे तो आप देखेंगे जितनी रिकंसाइल ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पर शो कर देगा। तो आप चेक कर सकेंगे यहाँ से जितनी भी ट्रांजैक्शंस है आपके पास, आप देख सकते हैं उन सारी ट्रांजैक्शंस को। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई कंप्लीट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।